आज जो टॉपिक लिया है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन पढ़ेंगे आज हम, संबंध। और जैसे हमने सेट कंप्लीट किया है बिल्कुल उसी का एक पार्ट है। अगर आपको सेट अच्छे से समझ में आ गया है तो मोस्ट प्रोबेबली रिलेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेट से रिलेटेड है रिलेशन। सेट में जो चीज़ें हमने पढ़ी है, जो ऑपरेशंस पढ़े हैं, वही ऑपरेशंस यहाँ भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने सेट का वीडियो नहीं देखा है, सेट अच्छे से नहीं समझा है, तो पहले आप जाइए और सेट का वीडियो जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 3 वीडियो बनाए हैं वो आप ज़रूर देखिए। सेट से रिलेटेड ऑलरेडी हम जो 2 लेक्चर कर चुके हैं और एक लेक्चर मैंने ऐसा बनाया है सेट का जिसमें जो पिछले सालों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए हैं। तो आप उसको ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सेट को समझने में। और जब सेट अच्छे से समझ में आ जाएगा तो रिलेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और रिलेशन समझ में आ जाएगा तो इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन, वो भी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट चलिए देखिए समझते हैं रिलेशन को। और इसको समझने से पहले, रिलेशन को समझने से पहले ठीक हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आप देख पा रहे हैं, देखो मैंने स्क्रीन पर डेफिनेशन लिखी है। 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन या गुणा और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स क्या होता है इसको समझिए। अगर मेरे पास में 2 सेट है, जैसे यदि सेट ए और बी 2 समुच्चय हैं तो उनके कार्तीय गुणा ए गुणा बी से व्यक्त करते हैं, और ए और बी से बनने वाले सभी संभावित कर्मित युग्मों के समुच्चयों के बराबर होते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास में अगर एक सेट है ए, लेट अज्यूम, मान लेते हैं कि एक सेट ए है और वो इस तरह से है जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है मेरे पास में ए और बी। अगर ये दोनों सेट है मेरे पास में, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। दोनों के दोनों सेट जो है वो आपके पास में नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। अब इन दोनों का कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का जो सीधा सा मतलब है, सिंपल सा मतलब है, वो है आपका, एक वर्ड आपको याद रखना है, पूरी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, वो है आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर आप याद रखेंगे, यानी हम इन सब का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। या फिर हिंदी में अगर आप याद रखेंगे तो आपको एक वर्ड याद रखना है, कर्मित युग्म। कर्मित युग्म यानी आपको क्या करना है, यहां पर ऑर्डर पेयर बनाने हैं। जैसे जो सेट पहले आ रहा है उस सेट का पहला एलिमेंट लीजिए और दूसरे एलिमेंट के साथ में इसका ऑर्डर पेयर बना दीजिए, यानी 1a, फिर उसके बाद में 2a, फिर उसके बाद में 3a। इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेगा। और सिमिलरली ऐसे ही 1b, 2b और इसी तरह से 3b। तो यहां पर इसी तरह से हम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। तो ये a क्रॉस b जो है इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। बिल्कुल इसी तरह से हम b क्रॉस a भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b क्रॉस a जब आप फाइंड आउट करोगे तो पहले सेट b को कंसीडर करोगे, यानी जब आप b क्रॉस a फाइंड आउट कर रहे हैं तो अब आप इसको फाइंड आउट करोगे, b सेट को पहले काउंटर करोगे आप, यानी a1, फिर उसके बाद में यहाँ पर a2 और a3। इस तरह से आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे। फिर अगला एलिमेंट लेंगे, उसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे b1, b2 और b3। इस तरह से आप, ये दोनों आपके पास में यहाँ पर ऑर्डर पेयर आपके पास दोनों बन गए हैं, a क्रॉस b और b क्रॉस a। आप यहां देखोगे कि a क्रॉस b और b क्रॉस a जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, यानी a क्रॉस b इज डज नॉट इक्वल b क्रॉस a, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। a क्रॉस b इज डज नॉट इक्वल b क्रॉस a, यानी a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। तो ये डेफिनेशन याद हो गई, सिंपल सी बात है। और इसके साथ में आप ये देखोगे कि ए सेट जैसे ये है, एक सेट बी मैंने लिया, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया यानी ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सिंपल सा मतलब है कि आप ऑर्डर पेयर यहां पर बनाने वाले हैं, यानी कर्मित युग्म। पहले सेट ए के एलिमेंट लेंगे और उसके बी के एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर हम बनाने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह से पहले बी क्रॉस ए आप लिख रहे हैं तो पहले बी आपने लिखा है तो बिल्कुल बी के एलिमेंट लेंगे और बी के एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों ऑर्डर पेयर, और दोनों ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल कब होंगे इसकी कंडीशन भी हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं, आप सब यहां पर करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ओके, फोटो लेकर के कमेंट में। देखिए एक पी सेट है जिसके एलिमेंट है मेरे पास में यहां पर ए, बी और सी, और एक क्यू सेट है जिसके एलिमेंट है मेरे पास में -1 और 1। इन दोनों का आप p क्रॉस q फाइंड आउट करेंगे।
और सिमिलरली Q क्रॉस P भी फाइंड आउट करने वाले हैं, और मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाँ सर हमने कर लिया है। ओके, चलिए आगे देखो, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को समझते हैं। जैसे यहां देखिए, यदि एक सेट A के एलिमेंट M है और अगर B के एलिमेंट N है, तो ये नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहां पर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं इसको, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक ही बात है। तो यहां देखो समझने वाली बात क्या है कि जैसे A में अगर M एलिमेंट है, B सेट में अगर N एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में एलिमेंट कितने होंगे? A क्रॉस B में एलिमेंट होंगे M इंटू N। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ, ऐसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ A सेट में M एलिमेंट है या P एलिमेंट है, यहां पर P ले लेता हूं मैं, और नंबर ऑफ B यानी B सेट में आपके पास Q एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे आपके पास में P इंटू Q, या फिर आप इसको PQ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर नंबर ऑफ A, एक सेट A है जिसमें एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या अगर P है, एक सेट B है जिसमें अवयवों की संख्या अगर Q है, तो A गुणा B में यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या कितनी होगी? PQ होगी, यानी P गुणा Q होगी। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को हम कंसिडर करते हैं, फिर से देखते हैं कि जैसे 1, 2, 3 हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक सेट B लिया था जिसके हमने अवयव लिए थे A और B। तो A गुणा B जब आप निकालते हो तो यहां पर देखो अपने पास में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला था वो क्या था? 1A 1B, इसी तरह से 2A 2B, और इसी तरह से यहां पर आपने लिखा था 3A और 3B। तो यहां आप देखेंगे कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। यहां देखिए अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल अवयवों की संख्या कितनी आई है? 6 आई है। तो यहां देखो नंबर ऑफ A जो एलिमेंट है वो कितने हैं? यहां पर 3 है, और नंबर ऑफ B यानी B में जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है? 2 है। तो A गुणा B में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? यहां पर 3 गुणा 2 बराबर 6। तो देखिए यहाँ अवयवों की संख्या भी 6 है, और ऐसे हम इसको सीधा भी निकाल सकते हैं। तो ये तो देखो छोटा सा था उदाहरण, हमने निकाल लिया। अगर मान लीजिए इनकेस अगर बहुत बड़ा संख्याएं हो, अगर बहुत ज्यादा अवयव हो A और B में, तो हम उनको इस तरह से अवयव बना करके या कार्तीय गुणनफल करके नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम इसका सीधा जो सूत्र है वो हमें याद रखना है कि A गुणा B में अवयवों की संख्या कितनी होगी? PQ, यानी P के अवयव गुणा Q के अवयव, उससे हम सीधे ही निकाल सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है, बहुत आसान सा है। इसके बाद में देखो एक और प्रॉपर्टी जो यहां मैंने लिखी है, ये भी आपको याद रखना है। यदि एक भी सेट आपका फाई हो जाए, यानी एक भी सेट अगर एम्प्टी सेट है, इन केस अगर एक भी सेट एम्प्टी सेट है, जैसे A के अवयव नहीं है, एम्प्टी है, तो इस केस में एम्प्टी से जब भी आप फाई सेट से या रिक्त समुच्चय से जब आप गुणा करेंगे तो आपको रिक्त समुच्चय ही मिलने वाला है। यानी A गुणा फाई जब आप करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा? आपको फाई ही मिलेगा, यानी रिक्त समुच्चय ही मिलने वाला है। रिक्त समुच्चय से अगर हम कार्तीय गुणनफल करने वाले हैं, या एम्प्टी सेट से, नल सेट से, या वॉइड सेट से, बहुत सारे नाम है इसके, जो भी आप बोलना चाहो, इसको क्या कह सकते हैं? नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट अगर आपके पास है, खाली समुच्चय है, तो उसके साथ में अगर आप कार्तीय गुणनफल कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो भी क्या आएगा? एक खाली समुच्चय या रिक्त समुच्चय ही आने वाला है। ये भी छोटी सी बात है जिसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट ही MCQ में पूछ ली जाती है, तो हमें सीधे तौर पर याद रखनी है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ गुणधर्म हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए समुच्चयों के कार्तीय गुणन पर आधारित कुछ परिणाम जो हमें याद रखने हैं। एक परिणाम जो अभी हम कर चुके हैं, आपको याद रखना है। एक ये देखो महत्वपूर्ण परिणाम जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि A गुणा B, अगर एक कार्तीय गुणनफल हम करते हैं और इसको B गुणा A करते हैं तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। अभी हमने देखा कि अगर कोई दो समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं, और उन दोनों का अगर हम कार्तीय गुणनफल करते हैं तो A गुणा B जो है वो कभी भी B गुणा A के बराबर नहीं होगा। बट ये सिर्फ एक ही शर्त पर बराबर हो सकता है। वो शर्त क्या है कि A गुणा B बराबर होगा B गुणा A के, यदि और केवल यदि दोनों समुच्चय बराबर हो जाएं। यानी A और B दोनों समुच्चय अगर बराबर हो जाते हैं तो इस शर्त पर
ये सिर्फ एक ही शर्त ऐसी है जिस पर क्या होगा, a गुणा b बराबर होगा b गुणा a के, यानी कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में क्रम विनिमयता का गुणधर्म लागू होगा। यानी क्रम विनिमयता का जो गुण है वो एक ही बार सत्य हो सकता है कि जब दोनों समुच्चय, दोनों दिए गए समुच्चय, दोनों दिए गए सेट आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये आपको छोटी सी बात है जिसको याद रखना है। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक है कि अगर a जो है वो सबसेट है b का, तो a गुणा a जो है वो भी सबसेट होगा, किसका होगा, a गुणा b का सबसेट होगा, और इंटरसेक्शन ऑफ b गुणा a के सबसेट के बराबर होगा। ये भी हमें याद रखना है। ये परिणाम, ये रिजल्ट जो है वो हमें सीधे याद रखना है। कई बार MCQ में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो हमें भी सीधे तौर पर ही इसको याद रख लेना है कि a गुणा a, अगर एक समुच्चय a b समुच्चय का सबसेट है, अगर उसका सबसेट है तो a गुणा a जो है वो भी सबसेट होगा a गुणा b का, और साथ में इंटरसेक्शन b गुणा a, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पोर्शन होगा उसके, यानी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट हम पढ़ चुके हैं सेट में बहुत अच्छे से। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। कॉमन सेट जो दोनों का होगा वो उसके सबसेट के बराबर होगा। ये भी बात हमें, छोटी सी बात है, याद रखनी है। चलिए आगे वाला देखते हैं, आगे इसके गुणधर्म देखते हैं कि अगर एक सेट A B का सबसेट है तो, और एक अन्य सेट C है, तो A गुणा C जो है वो सबसेट होगा B गुणा C का। यानी अगर A सबसेट है B का तो A गुणा C भी सबसेट होगा B गुणा C का। ये याद रखना है क्योंकि दोनों तरफ C से ही हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, इसका सबसेट ही बना रहेगा। ये भी प्रॉपर्टी, गुणधर्म हमें सीधे तौर पर याद रखना है। फिर अगला है, अगर अगला गुणधर्म है आपके पास में कि A सबसेट है B का और C D का सबसेट है, यानी A सबसेट है B का और C सबसेट है D का, तो A गुणा C सबसेट होगा B गुणा D का। यानी पहले दोनों सेट जो आ रहे हैं उनका अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं, यानी कार्तीय गुणनफल कर दें, तो आगे आने वाले दोनों का भी कार्तीय गुणनफल का ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, उपसमुच्चय बन जाएगा। जो हम डिटेल से, उपसमुच्चय क्या होता है इसकी डिटेल मैं पहले करवा चुका हूँ सेट के टॉपिक में। अगर आपने नहीं की है गलती से, अगर नहीं आता है आपको, तो आप जरूर जाके उसको एक बार देखें भाई, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक कंसिडर करते हैं। अगला टॉपिक जो है, इसमें ये 3 तरह के गुणधर्म है, इनको याद रखना है। ये कोई अलग नहीं है, सिर्फ बंटन गुणधर्म है। देखो कि A गुणा B यूनियन ऑफ C है, तो ये सिर्फ बंटन गुणधर्म है, कोई अलग नहीं है। देखो इसको ऐसे समझेंगे कि A गुणा B यूनियन ऑफ C है, तो जैसे आप क्या करते हो, इस तरह से अगर आपके पास लिखा होता है 2x प्लस y, तो आप क्या करते हो, 2 को x से मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 को y से। तो इसको, इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर हिंदी में हम इसको कह सकते हैं बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो वही काम यहां पर हमें करना है। A गुणा B कर लिया हमने, बीच में यूनियन आ रहा है तो यूनियन प्रॉपर्टी आ गई और A गुणा C आ गया, तो इस तरह से आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसे वाला ही अगला है, देखो अगले को भी समझते हैं कि A गुणा B इंटरसेक्शन C दे रखा है, तो इस पर भी वही बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे कि A इंटू B, और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, और A इंटू C, इस तरह से याद आ जाए या इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाला देखो, अगले वाला गुणधर्म भी इसी तरह से है कि A गुणा B माइनस C है आपके पास में, तो A गुणा B, और माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, और फिर उसके बाद में A गुणा C। तो ये तीनों गुणधर्म जो है यहाँ पर, तीनों नियम, तीनों प्रॉपर्टी जो है वो बंटन नियम से आई है। इन तीनों को याद रखना है बंटन नियम के अनुसार, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हमने इनको लिखा है। ये भी छोटी सी बात है जिसको याद रख लेना है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब आता है संबंध। यहां तक तो हमने पढ़ लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, उसको हमने अच्छे से समझ लिया कि भाई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है वो भी हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं संबंध, रिलेशन। यहां से अपनी डेफिनेशन शुरू होती है। तो देखिए, लेट अज्यूम दो मेरे पास में एरिक्त समुच्चय है। सबसे पहले तो कौन से समुच्चय होने चाहिए, एरिक्त, यानी A एंड B दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब अरिक्त समुच्चय, दोनों ही अरिक्त समुच्चय होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। फिर उसके बाद में
अगर एक रिलेशन R जो है वो A से B में परिभाषित होगा यदि R जो है वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। मैं साधारण तौर पे लिखा रहा हूं, आपको सीधे ही याद रखना है इसको कि अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, तो R अगर A से B में परिभाषित एक संबंध कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है। R इज ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इफ R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, ये डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि R जो होगा आपके पास में वो सबसेट होगा, R जो है वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका सबसेट होगा। बस ये इतनी सी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो अब इसको एक उदाहरण लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लेट अज्यूम मेरे पास में एक सेट A है जिसके एलिमेंट है आपके पास में 1 2 3 और 4, और एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास में यहाँ पर A B और C और D। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगा रिलेशंस के। आपको ये देखना है और बताना है कि कौन से रिलेशन है और कौन से रिलेशन नहीं। ठीक है, रिलेशन होने के लिए सिंपल सी बात जो हम पढ़ चुके हैं पहले कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो एक मेरे पास में रिलेशन R1 है जो इस तरह से है 1A 1B 1C और 1D। एक मेरे पास में यह है। एक R2 रिलेशन है जो इस तरह से डिफाइन है, जो यहां दे रखा है 2A 3A 4A। एक रिलेशन R3 है जो इस तरह से डिफाइन है मेरे पास में 1 1 2 2 3 3 और 4 4। एक रिलेशन R4 जो है वो इस तरह से डिफाइन है मेरे पास में यहाँ पर A B B C C। एक R5 रिलेशन है जो इस तरह से डिफाइन हो रहा है यहाँ पर 1A 2A 3A 4A। एक रिलेशन है R6 जो डिफाइन हो रहा है इस तरह से मेरे पास में है, जो आपके पास है A1 B1 C1 D1। तो ये चारों 5-6 रिलेशन है, इन छहों को हमें देखना है और ये देखना है कि कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है। तो पहले वाले को कंसिडर करते हैं। पहला क्या कर रखा है R1 क्या है उसको कंसिडर करते हैं। 1A 1B 1C और 1D। अगर मैं A क्रॉस B निकालता हूं, आपको सिर्फ माइंडली एक बार कैलकुलेट करिए। अब सोचिए थोड़ा सा कि अगर मैं A क्रॉस B निकालूंगा तो मेरे पास में किस तरह के पेयर बनेंगे। वो पेयर जब बनेंगे तो क्या R1 जो है वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। अगर R1 A क्रॉस B का सबसेट होगा तो वो डेफिनेटली रिलेशन होगा, A टू B में डिफाइंड रिलेशन होगा, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं होगा, अन्यथा वो रिलेशन नहीं होगा। तो R1 देखिए यहां पर A से A क्रॉस B अगर मैं निकालूंगा तो उसमें मुझे A1 मिल जाएगा, B1 भी मिल जाएगा, C1 भी मिल जाएगा और D1 भी मिल जाएगा, यानी ये इसका सबसेट हो जाएगा। सबसेट होगा तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, रिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, R2 को कंसिडर करते हैं। R2 में 2A 3A और 4A है, तो क्या ये सबसेट होगा R2 A क्रॉस B का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। R2 भी सबसेट होगा तो रिलेशन भी होगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। देखो अगर जो स्टूडेंट बहुत बिगनर में है, बिगनर पोजीशन में है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक काम करिए, A क्रॉस B का पहले क्या करिए, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लीजिए, जो इस तरह से लिखा जाएगा 1A 1B, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार लिख सकते हैं रफ नोटबुक में, साथ में लेके चलिए तो बेटर रहेगा, समझने में आसानी होगी। और समझना ही देखो हमारा पर्पज है। ठीक है, सिर्फ को देखना, वीडियो देखना कोई पर्पज नहीं है कि बैठे रहो देखते रहो, नहीं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अपने पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और साथ में लिखते चलिए। देखिए R3, देखिए R3 के जो एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3 और 4 4 सारे के सारे A से ही आ रहे हैं, यानी एक्चुअल में ये क्या है कि यहाँ पर A टू B में डिफाइन ही नहीं है। पहले बात तो डिफाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये R3 जो है आपके पास में A टू B में डिफाइन भी नहीं है पहली बात तो, और ना ही ये क्या है A क्रॉस B का सबसेट है, तो इसलिए ये रिलेशन भी नहीं होगा। R4 की भी कंडीशन भी यही है।
R4 जो है वो भी A टू B में यहाँ पर डिफाइन नहीं है, और डिफाइन नहीं है तो इसलिए ये सबसेट भी नहीं है, सबसेट नहीं है तो इसलिए ये A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन भी नहीं होगा। R5 को कंसीडर करते हैं। R5 मेरे पास में 1A 2A 3A और 4A है। बिल्कुल R5 जो है वो यहाँ पर A क्रॉस B का सबसेट होगा, सबसेट होगा तो ये डेफिनेटली क्या होगा, एक सबसेट है, तो इसलिए ये रिलेशन भी होगा, डिफाइन रिलेशन भी होगा। इसी तरह से 6 को भी देखते हैं, क्या 6 है क्या, अभी पता चल जाएगा। 6 में 6 जो है आपके पास में, नंबर 6 को डिस्कस करते हैं कि A1 पहले आ गया, A पहले आ गया, जबकि रिलेशन जो है वो डिफाइन हो रहा है यहाँ पर 6 जो है वो A टू B में डिफाइन होना चाहिए था, सारे रिलेशन यहाँ लेके चल रहे हैं A टू B में, ठीक है, तो इसलिए A टू B में डिफाइन होना चाहिए था, बट ये हो रहा है B टू A में डिफाइन हो रहा है, तो इसलिए ये डिफाइन नहीं है ढंग से, इसलिए ये एक रिलेशन नहीं होगा। हाँ, अगर ये B टू A में होता तो डेफिनेटली ये रिलेशन हो जाता, ठीक है, बट A टू B में ये रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सबसेट भी नहीं है, ओके, डिफाइन भी नहीं है और सबसेट भी नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो 6 एग्जांपल लिए हैं उनका पर्पज सिंपल सा यही है कि भाई अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात यहां पर कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ रिलेशंस लेके चल रहे हैं। इससे पहले चलो एक बार ये कर लेते हैं, फिर एक डेफिनेशन और थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। चलो पहले कर ही लेते हैं, एक टॉपिक और कर लेते हैं पहले। चलिए देखिए, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। जैसे रिलेशन है मेरे पास में, एक रिलेशन R, अभी समझ में आ गया होगा आपको कि A से B में डिफाइन होना चाहिए। A एंड B दोनों के दोनों कौन से सेट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, यानी अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। अगर एक भी अगर फाई है तो वो रिलेशन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि पहले बात तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनता है तो इसलिए वो सबसेट भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अरिक्त समुच्चय होने चाहिए, ये तो पहली शर्त है, इसको याद रखना है भाई। फिर उसके बाद में आप यहाँ देखिए कि R जो है वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, ये भी हमें पता चल गया। अब R को हम लिखेंगे कैसे, देखो R को हम ऐसे लिखेंगे, ये बात याद रखनी है कि A और B इस तरह से हम लिखेंगे, कार्टेशियन यानी ऑर्डर पेयर में ही लिखेंगे हम, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। फॉर ईच A बिलोंग्स टू A, यानी जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा वो सेट A से आएगा, एंड स्मॉल b यानी जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर है वो सेट B से आएगा, ये याद रखना है। यानी जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, ये याद रखने वाली बात है, इसको अच्छे से कंटेस्ट कर लो आप इसको, कि जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो कहाँ से आएगा, सेट A से आएगा, और दूसरा एलिमेंट जो है वो हमेशा सेट B से आएगा। इसका मतलब होता है फॉर ईच, उल्टा A जो मिली लिखा है इसका मतलब है फॉर ईच या फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए, प्रत्येक के लिए, हिंदी में बोले तो प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए, ये याद रखने वाली बात है। तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ये इस लिखने का तरीका होगा। एक रिलेशन को जो इस तरह से लिखा जाएगा, रिलेशन को एक सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, R इज इक्वल टू ए बी फॉर ईच A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B, यानी B सेट से आएगा और A जो है वो स्मॉल a जो है वो कैपिटल A सेट से आएगा, ओके। ये बात छोटी सी है जिसको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, देखो अगला टॉपिक है अपने पास में नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या। नंबर ऑफ रिलेशन को पढ़ते हैं। देखो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं कि माना A और B दो अरिक्त परिमित समुच्चय है, परिमित होने चाहिए, दोनों के दोनों अपरिमित नहीं होने चाहिए। अवयवों की संख्या क्रमशः m व n है, तो A गुणा B में कर्मित युग्म mn होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, तो A गुणा B में कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर mn होती है। तो A गुणा B में उपसमुच्चयों की संख्या A से B में संबंध अगर एक है R, तो A से B में कुल संबंधों की संख्या भी 2 की पावर mn होगी। देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझिए। देखो मान लीजिए कि अगर एक सेट A है जिसमें अवयवों की संख्या m है, या P भी ले सकते हैं, जैसे कि पिछले उदाहरण में लिया था हमने,
और बी में अवयवों की संख्या जो है या एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन गुणनफल में यानी कार्तीय गुणनफल में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, mn होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे उसको भी समझ लेंगे। उसका सूत्र होगा 2 की पावर mn, यानी 2 की पावर mn होगा, क्योंकि उप समुच्चयों की संख्या भी 2 की पावर mn होती है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब इसमें एक बात और छोटी सी है, देखो ये वाली बात जो लास्ट में लिखी हुई है इसको भी हाईलाइट करते हैं, इसको भी समझते हैं कि आखिरकार ये भी क्या है। देखिए, अब इसमें अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की अगर एक संख्या आपसे पूछी जाए तो वो क्या आ जाएगी, 2 की पावर mn -1 आ जाएगी, एक कम हो जाएगा। ठीक है, अरिक्त कुल संबंधों की संख्या यानी टोटल की तो ये आ जाएगी, टोटल अगर आपसे पूछी जाए तब तो आएगा 2 की पावर mn आ जाएगा, और अरिक्त संबंधों की संख्या पूछी जाए तो एक कम कर देंगे हम उसमें से। ठीक है, अरिक्त संबंधों की संख्या क्या आ जाएगी आपके पास में, एक कम आ जाएगी। ठीक है, यानी वो आ जाएगी 2 की पावर mn। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक समुच्चय मेरे पास में है जिसके अवयवों की संख्या है 1 2 3, और एक समुच्चय है जिसके अवयवों की संख्या है मेरे पास में a b और c। तो अब देखो कि a में कितने अवयव हैं, a में 3 अवयव हैं, और b में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। तो a गुणा b में यानी कार्तीय गुणनफल में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 3 बराबर 9 आ जाएगी। और नंबर ऑफ रिलेशंस यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना आ जाएगा, जिसका सूत्र अभी हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला 2 की पावर mn है, तो इसका मतलब 2 की पावर 9 आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, आसान सी बात है, समझने में कोई ज़्यादा वो नहीं है ना, आराम से समझ में आ रहा है। फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसको आगे वीडियो में और एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के लेक्चर में, आगे की क्लास में इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो आप मुझे जरूर बताएं। चलिए, आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, अब बात करेंगे, देखो एक रिलेशन के प्रांत और परिसर की बात करेंगे, यानी डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज क्या होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यदि a से b में एक संबंध r है तो उसके कर्मित युग्म का प्रथम अवयव समुच्चय r का प्रांत और कर्मित युग्म का द्वितीय अवयव समुच्चय का परिसर कहलाता है। सीधी सी बात है, देखो समझते हैं इसको। जैसे R एक संबंध है, R एक रिलेशन है जो A टू B में डिफाइन है, और A और B दोनों परिमित समुच्चय है। ठीक है, या दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ये ध्यान रखना है। तो R की डेफिनेशन क्या होती है, अभी हमने लिखी थी कि A B इस तरह से लिखते हैं हम इसको, फॉर ईच A जो है वो सेट A से आता है और B एलिमेंट है वो सेट B से आता है, ये हम लिखते हैं। तो कर्मित युग्म का, यहां देखो कि जो कर्मित युग्म है इसका जो पहला अवयव होता है इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। इसको हम डोमेन कहेंगे यानी प्रांत कहेंगे, याद रखने वाली बात है। और दूसरा अवयव जो होगा इसको हम कहेंगे रेंज। ठीक है, इसको हम कहेंगे रेंज यानी परिसर कहेंगे, परिसर। समझ में आई बात। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक समुच्चय है, एक रिलेशन है मेरे पास में, एक मान लीजिए एक समुच्चय है जिसके अवयव है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे मान लेते हैं भैया। ठीक है, और एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन हो रखा है मेरे पास में जिसके अवयव हैं x y, और y इज इक्वल टू है यहाँ पर x + 1 है। ठीक है, और यहां पर लिख रखा है फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, दोनों ही ए है, और आर जो है वो ए टू ए में ही डिफाइन है। एक रिलेशन है मेरे पास में जो आर ए टू ए में ही डिफाइन है, और यहाँ आर जो आपके पास में है जो एक्स वाई, इस तरह से आपके पास एक ऑर्डर पेयर बना हुआ है, कर्मित युग्म बना हुआ है, और इस कर्मित युग्म को इस तरह से एक परिभाषा से दिखा रखा है कि y इज इक्वल टू क्या है, x + 1 है फॉर ईच, जहां पर x और y दोनों के दोनों ए सेट के अवयव हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं हम। तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए, देखिए x की जगह मान रखते जाइए, y का मान आता जाएगा। तो x की जगह 1 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो y 3 आ जाएगा, x की जगह
3 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा, x की जगह 4 रखेंगे तो y 5 आ जाएगा, x की जगह 5 रखेंगे तो y 6 आ जाएगा, x की जगह 6 रखोगे तो 7 आ जाएगा, 7 रखोगे तो 8 आ जाएगा, 8 रखोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 रखोगे तो 10 आ जाएगा, 10 रखेंगे तो 11 आ जाएगा। पर वो नहीं लेना है क्योंकि 11 ए में नहीं है, यहाँ पर x और y दोनों एलिमेंट किस सेट के हैं, सेट ए के हैं, तो इसलिए हम 10 नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो आपका पहला अवयव आ रहा है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसको हम कहेंगे प्रांत, यानी इसको हमने रोस्टर रूप में लिख लिया। किस रूप में लिख लिया, रोस्टर रूप, यानी सेट बिल्डर फॉर्म से हमने इसको किस में लिख लिया है, रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब हम बात करें प्रांत की, यानी डोमेन की बात करें, तो डोमेन क्या आएगा मेरे पास में, यहाँ पर डोमेन जो एलिमेंट होंगे, जो पहले अवयव है वो डोमेन है, उसको आप उठा के लिख लीजिए। यानी क्या जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डोमेन हो गया आपके पास में। रेंज यानी परिसर, रेंज क्या आ जाएगा, जो दूसरे अवयव है, यानी आपके पास में जो दूसरा अवयव है, यहां पर देखो ध्यान से, दूसरा अवयव जो आ रहा है, दूसरा अवयव, इसको कलर से ले लेते हैं, दूसरे कलर से समझ में आ जाए। दूसरे अवयव जो है आपके पास में कर्मित युग्म के, यानी ऑर्डर पेयर के जो दूसरे एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पर रेंज कहलाएंगे, यानी परिसर कहलाएंगे। इसको लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, परिसर कहलाएगी, यानी रेंज कहलाएगी। तो डोमेन और रेंज दोनों आई थिंक समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए मुझे, बहुत आसान है। तो डोमेन और रेंज दोनों समझ में आ गई। आप इसको देखो इस तरह से भी लिख सकते हो, मैपिंग से भी लिख सकते हैं। जैसे एक मैपिंग बना लेते हैं, ये सेट ए है और दूसरा भी अभी ए ले रखा है तो ए ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अवयव हैं आपके पास में 1 2 3 4 5, इस तरह से डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह। तो 1 का संबंध 2 से है, आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर 1 का संबंध किससे है, 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है, इस तरह से रिलेशन बनता जा रहा है। तो इस तरह से मैपिंग से भी दर्शा सकते हैं। तो पहला जो सेट होगा उसके अवयव जिनका रिलेशन है उसको हम कहेंगे डोमेन। ये याद रखना है कि जो पहला सेट है, जो पहले सेट के जो अवयव जिनका रिलेशन है उसको हम कहेंगे डोमेन, और दूसरे सेट के वो अवयव जिनका रिलेशन है उसको हम कहेंगे रेंज। ये याद रखना है, सारे एलिमेंट नहीं है रेंज और सारे डोमेन नहीं है, ये याद रखना भाई, ठीक है। डोमेन के अवयव यानी पहले सेट के अवयव जिनका रिलेशन है सिर्फ, ठीक है। तो जिनका बी सेट के एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन बन रहा है वो डोमेन कहलाएंगे, और बी सेट के एलिमेंट यानी दूसरे सेट के एलिमेंट चाहे वो ए ही हो, ठीक है, उसके जो एलिमेंट जिनका ए के एलिमेंट के साथ में रिलेशन है वो रेंज कहलाएंगे। सॉरी, इसको आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो बताइए। चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी बात है। अगला टॉपिक है अपने पास में जिसको हम कहेंगे प्रतिलोम संबंध। इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है समझिए, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, रिलेशन आर ए से बी में एक संबंध है, आर का प्रतिलोम आर इनवर्स से प्रदर्शित करेंगे, बी से बी को ए पर संबंध होगा। आर इनवर्स बी ए बी अगर आर में परिभाषित है, ए बी आर में परिभाषित है, तो बी ए यदि और केवल यदि, ये जो डबल इंप्लाइज का साइन है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, जो आर इनवर्स में है। आर का प्रांत आर इनवर्स का परिसर होगा और आर इनवर्स का परिसर आर इनवर्स का प्रांत कहलाएगा। देखो समझो, देखिए मैथमेटिकल रूप में समझेंगे। जैसे अगर एक समुच्चय, एक रिलेशन आर ए से बी में परिभाषित है, दोनों ही नॉन एम्पटी सेट होने चाहिए, तो आर की परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू बी है, इस तरह से हम देते हैं। तो अगर एक रिलेशन ए से बी में परिभाषित है और आर इस तरह से है जिसमें ए बी एक कर्मित युग्म बन रहा है, जो जहां पर ए जो है वो ए सेट का एलिमेंट है और बी बी सेट का एलिमेंट है, तो आर इनवर्स यानी इसका प्रतिलोम संबंध या इनवर्स रिलेशन जो है वो बी से ए में परिभाषित होगा।
और आर इनवर्स क्या होगा, इसको उल्टा करके लिख दो, बी ए आ जाएगा, बस इतना ही है। और फॉर ईच ए जो है वो ए से ही आएगा, ये याद रखना है यहाँ पर, और बी जो है वो बी से ही आने वाला है, ये याद रखना है, ठीक है, कि R अगर A से B में परिभाषित है तो R इनवर्स B से A में परिभाषित होगा। R अगर AB है ऑर्डर पेयर तो इसका ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाएगा, BA बन जाएगा, ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद में देखो, अब इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा यानी इसका जो प्रांत होगा, R का जो प्रांत होगा वो R इनवर्स के परिसर के बराबर होगा, ये याद रखना है, यानी इसके रेंज के बराबर हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होगी यानी रेंज ऑफ आर वो है वो डोमेन बन जाएगा, यानी जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, सीधी सी बात है, और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, सीधी सी बात है। उल्टा हो गया ना यहाँ पर, देखो जो कर्मित युग्म है वो उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, तो कर्मित युग्म बदलने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रांत और रेंज जो है वो भी, प्रांत और परिसर, रेंज और डोमेन जो है वो भी एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये याद रखने वाली बात है, छोटी सी बात है, आई थिंक याद हो गई होगी, ठीक है। इसको भी एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आता है अपने पास में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है अपने पास में संबंधों के प्रकार। इसमें संबंधों के प्रकार में पहला संबंध है आता है जिसको हम कहते हैं रिक्त संबंध, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। अगर आर आपके पास में, अगर कोई संबंध आर इस तरह का है जो फाई है, ठीक है, यानी एम्प्टी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए में परिभाषित है, मान लो ए से ए में परिभाषित तो है पर इसमें कोई अवयव नहीं है, खाली है ये पूरा, ठीक, इसको हम कहेंगे रिक्त संबंध या रिक्त संबंध या एम्प्टी रिलेशन कहेंगे इसको क्या कहेंगे हम, एम्प्टी रिलेशन भी कह सकते हैं इसको, या इसको नल रिलेशन भी कह सकते हैं, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन भी कह सकते हैं, एक ही बात है, वॉइड रिलेशन। ये वर्ड जहां भी आपको दिख रहे हैं इसका मतलब आर फाई है, बस ये याद रखना है भाई, इतनी सी बात याद रखनी है। आगे वाला देखो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगला है अपने पास में तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन, बस ये है, सीधी सी बात यह याद रखने वाली बात है कि अगर एक समुच्चय ए पर परिभाषित कोई रिलेशन है जो इस तरह से दे रखा है कि ए का ए से यानी खुद का खुद से रिलेशन होगा तो उसको हम तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव, इस बात को याद रखना है, प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से संबंधित हो, इस बात को याद रखना है कि प्रत्येक अवयव जो है वो स्वयं से ही संबंधित हो। जैसे यहाँ पर देखो एक रिलेशन मान लो ए से ए में परिभाषित है और यहाँ पर आर इस तरह से है, जैसे ये दिख रहा है कि 1 आ गया, 2 आ गया, यानी खुद का खुद से ही रिलेशन, हर एक अवयव का खुद का खुद से ही रिलेशन है। जैसे ए जो है उसके अवयव है 1 2 3 और इनका और किसी से संबंध नहीं है, खुद का खुद से ही संबंध हो तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन, इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इस बात को एक बार याद रख लो, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक बार इतना याद रख लो कि ऐसे प्रत्येक अवयव का क्या हो, स्वयं से और केवल स्वयं से ही संबंधित हो और किसी से नहीं हो, बस ये बात याद रखनी है। इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध कहलाता है। आगे चलते हैं, अगला है अपने पास में जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। जैसे अगर एक रिलेशन आर है जो ए से ए में परिभाषित है, मान लो आपके पास में, तो अगर आर इस तरह से है आपके पास में कि ए के सारे अवयव का खुद से रिलेशन है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एवरी एलिमेंट रिफ्लेक्ट इटसेल्फ, यानी खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट रिफ्लेक्ट इटसेल्फ, यानी खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं,
तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी खुद हर एक अवयव का खुद से रिलेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य रिलेशन। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा कि भाई तत्समक अवयव जो है, जो आइडेंटिटी रिलेशन है, उसका भी खुद से रिलेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। आइडेंटिटी जो रिलेशन हमने पढ़ा है अभी, उसमें भी खुद से रिलेशन होता है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसमें भी। तो भाई दोनों में फर्क क्या है फिर? फर्क ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा उसमें केवल और केवल स्वयं से रिलेशन, स्वयं से संबंध, केवल और केवल स्वयं से संबंध होगा। इसमें स्वयं के अलावा भी हो सकता है, इसमें स्वयं के अलावा भी संबंध हो सकता है। ये एक बुनियादी फर्क है दोनों में, ये याद रखना है। तो आप कहोगे कि सर अभी दोनों में फर्क समझ में आ गया है ना? अब दोनों में सब फर्क समझ में आ गया होगा। इसमें भी वही है, बस इसमें ये फर्क है कि आइडेंटिटी रिलेशन में अवयव का किसी और से संबंध नहीं होगा, यानी केवल और केवल खुद से रिलेशन होगा। इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन यहां पर आएगी, पर यहां पर ये कंडीशन नहीं आएगी। यहां पर क्या होगा कि एक अवयव का खुद से रिलेशन तो होगा ही, दूसरे से भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है, दूसरे से भी हो सकता है। ये दोनों में बुनियादी फर्क है, दोनों में डिफरेंस है, इसको समझ लेना है बस, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध समझ में आ गया होगा कि खुद से रिलेशन, यानी एवरी एलिमेंट रिफ्लेक्ट इटसेल्फ, यानी हर एक अवयव जो है वो खुद को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी ए का संबंध ए से होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। हर ए जो है वो प्रत्येक ए के अवयव को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सममित रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इसको समझते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इसको समझेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इसको समझ के चलते हैं थोड़ा सा। देखिए एक मिनट, ये थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गई क्या? एक मिनट, चलिए आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला है अपने पास में सममित रिलेशन, सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। देखो इसको समझो कि जैसे एक संबंध है इस तरह से, आर एक संबंध है जो ए से ए में परिभाषित है। आर इस तरह से संबंध होगा, एक संबंध इस तरह से परिभाषित होगा कि जिसमें ए और बी दो अवयवों का संबंध होगा और वो बिलोंग कर रहे हैं एक संबंध आर में, तब एम्प्लाइज दैट बी ए का भी संबंध होगा और वो भी आर में बिलोंग करे। ये याद रखने वाली बात है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूं, फॉर ईच ए और बी दोनों अवयव हैं ए के, इसको ऐसे लिख लें, यानी ए का संबंध है बी से, तब एम्प्लाइज दैट बी का संबंध भी किससे होगा, ए से होगा। इसको ऐसे याद रखना है। जैसे एक लाइन जो है L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है, ठीक है। तो ये संबंध किस तरह का संबंध कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। या ऐसे देख लो कि एक लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गई L1 के। तो ये संबंध किस तरह का संबंध कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। दो भाई हैं, मान लो ए और बी दो भाई हैं, तो ए अगर बी का भाई है, ए अगर बी का भाई है, तो बी भी क्या हो गया, ए का भाई है ना, ठीक है। बट बशर्ते बहन नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है भाई, ठीक है। तो ये संबंध कैसा कहलाता है, जिसको हम कहते हैं सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी किससे होगा, ए से होगा। इसको हम क्या कहेंगे, सममित संबंध कहेंगे। इसमें और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक त्रिभुज है, अगर वो सर्वांग सम है दूसरे त्रिभुज के, तो दूसरा भी क्या हो गया, पहले के सर्वांग सम हो गया ना,
तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुगेंट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुगेंट अगर del 1 कॉन्ग्रुगेंट है del 2 के, तो del 2 भी तो कॉन्ग्रुगेंट हो गया del 2 के। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। ये कहलाता है सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीजें हैं, आराम से समझ में आ सकती है। चलिए अगला टॉपिक कवर करते हैं जो है आपके पास में प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है इसको समझिए कि आर अगर एक मान लो ए से ए में एक संबंध इस तरह से परिभाषित है, आर एक संबंध, आर एक संबंध जो है वो इस तरह से परिभाषित है, आर ए से ए में इस तरह से परिभाषित है कि आर ए और बी अगर दो अवयव आर से संबंधित हैं, ए और बी के मध्य संबंध हैं, और बी का ए से संबंध है, यानी ए का बी से संबंध है, बी का ए से संबंध है, तब इंप्लाइज दैट ए और बी दोनों अवयव बराबर होंगे। इसको हम कहेंगे प्रतिसम्मित रिलेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कि अगर ए का रिलेशन, ए रिलेशन विद बी है एंड बी रिलेशन है ए के साथ में, देन ए इज इक्वल टू बी। इसको हम कहेंगे प्रतिसम्मित संबंध यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। इसमें और सिमेट्रिक रिलेशन में थोड़ा सा फर्क है, वो आपको समझना है। वहां पर ए और बी बराबर नहीं होंगे, यहां पर अगर ए का बी से संबंध है, बी का ए से संबंध है, तो इस कंडीशन में ए और बी बराबर होने चाहिए प्रतिसम्मित में। जबकि सम्मित में ऐसा जरूरी नहीं है, ए का संबंध बी से है तो बी का ए से होना चाहिए, सम्मित में बराबर होना जरूरी नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक उदाहरण लिया था लाइन L1 और L2 का, अगर ये दोनों पैरेलल भी है और दोनों बराबर भी हो जाएं, यानी दोनों लाइनें पैरेलल भी हैं और दोनों लाइनें L1 बराबर भी हो जाए L2 के, तो ये संबंध कैसा संबंध कहलाएगा, प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा, यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पर संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको समझेंगे अच्छे से। ट्रांजिटिव रिलेशन देखो क्या है। अगर एक रिलेशन ए से ए में परिभाषित है, अगर एक संबंध आर ए से ए में परिभाषित है, अगर ए का संबंध बी से है, बिलोंग्स टू आर, एंड बी का संबंध सी से है, बिलोंग्स टू आर, देन एम्प्लाइज दैट, तब ए का संबंध भी किससे होगा, सी से होगा। ए का संबंध किससे होगा, सी से होगा। फॉर ईच ए बी और सी, तीनों के तीनों अवयव समुच्चय ए के हैं, सेट ए के अवयव हैं, तीनों के तीनों सेट ए के अवयव हैं। देखो इसको ऐसे समझ लो कि ए अगर बी से साथ रिलेशन में है और बी का रिलेशन सी के साथ में है, तब ए का रिलेशन सी के साथ में होगा। फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यानी तीनों ए सेट के संबंध होंगे। जैसे देखो एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, L1 और L2 अगर पैरेलल हैं, L1 पैरेलल है L2 के एंड L2 पैरेलल है L3 के। L3 एक लाइन और ले लेते हैं कि L2 पैरेलल है L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 जो है वो L3 के भी तो पैरेलल हो गई, ठीक है। तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। संक्रामक संबंध कहते हैं कि एक बी सी है, देखो ऐसे समझो कि ए अगर बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए किससे संबंधित हो गया, सी से संबंधित हुआ नहीं हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार इसको एक बार देख लेता हूँ। ओके ठीक है, सही चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड, समझ लीजिए एक बार इसको। अब एक उदाहरण वो लेते हैं, चलो एक बार एक एग्जांपल लेते हैं। अब की बार एग्जांपल ये लेते हैं कि L1 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, जैसे ये बना लिया मैंने कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, या ठीक है इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। शानदार उदाहरण है, चिंता मत करो। L1 और L2 और L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के,
तो अब देखो L1 जो है वो परपेंडिकुलर नहीं हुई, पैरेलल हो गई, तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर देखो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, पर L1 L3 पैरेलल हो गई, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं होकर के पैरेलल हो गई है। तो ये जो रिलेशन है इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक रिलेशन नहीं कहलाएगा। पैरेलल वाला जो है वो संक्रामक रिलेशन कहलाएगा, पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत रिलेशन जो है वो संक्रामक रिलेशन नहीं कहलाएगा। जैसे एक और उदाहरण अपन ऐसे ले सकते हैं कि x बराबर है y के और y बराबर है z के, तब x भी किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। तो ये भी हम ले सकते हैं। अगर x छोटा है y से, y छोटा है z से, तो क्या हो जाएगा, x z से भी छोटा हो जाएगा। तो ये दोनों भी कौन से संबंध कहलाएंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएंगे, संक्रामक संबंध कहलाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा सबको। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, आसानी से हम लेके चल रहे हैं समझाने के लिए। और चलिए इस पे क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, एक बार थ्योरी समझ लो सारी, है ना स्टूडेंट्स। एक बार क्या है कि इसमें थ्योरी समझ लो। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं है आपने। हाँ, तो एक बार क्या है कि एक बार थ्योरी समझ लो, सारी टॉपिक सारे समझ लो, इनके नोट्स आप बना लो, और फिर बाद में हम क्वेश्चन एक साथ ही ले लेंगे, सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है अपना जिसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहलाता है इसको समझिए। देखिए अगर कोई रिलेशन R A से A में परिभाषित है, तो R अगर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य है। पहले वाला टॉपिक जो पढ़ा था हमने A से A में, याद होगा आपको, ठीक है, A वाला खुद का खुद से रिलेशन। दूसरा अगर R क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब सममित पढ़ा था हमने, सममित है, सममित संबंध है, यानी A का रिलेशन B से है तो B का किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए। R अगर ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक संबंध है, यानी A का संबंध B से है, B का संबंध C से है, तो A का संबंध C से होगा। तो ये तीनों अगर शर्तें पूरी करता है अगर कोई संबंध R, तो इसको हम क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहलाएगा, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन वो कहलाएगा अगर तीनों शर्तें वो पूरी करता हो तो। यानी वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, वो सम्मित भी होना चाहिए, और वो संक्रामक भी होना चाहिए। अगर R तीनों शर्तें पूरी करता है तो इस तरह के संबंध को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। इक्विवेलेंस, अभी जैसे मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले इक्विवेलेंस, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है ना वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। याद रखना भाई, आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये जो है आपके इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं। इनको और जब क्वेश्चन में आएंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे हम। चलिए आगे वाला टॉपिक देखते हैं जो अपना है इक्विवेलेंस क्लास। लास्ट टॉपिक है, इसको और समझ लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तुल्यता संबंध का इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो एक संबंध R है, एक सेट R में इस तरह से डिफाइन है, R में परिभाषित है, जहां R क्या है, खाली सेट नहीं होना चाहिए, यानी रिक्त समुच्चय नहीं है, तुल्यता संबंध है। पहली बात तो वो तुल्यता संबंध होना चाहिए। तो जो तुल्यता कक्ष होगी यानी इक्विवेलेंस क्लास होगी, उसको हम इस तरह से बड़े ब्रैकेट से शो करेंगे, या मजले ब्रैकेट में आप रख करके बार लगा सकते हो उसके ऊपर, इस तरह से इसको व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो एक केस उन सभी अवयवों का उप समुच्चय ये कहलाता है जिसमें x बिलोंग्स टू A होगा। ये याद रखने वाली बात है कि जहां पर A जो है वो इस तरह से परिभाषित होगा, जहां x एक अवयव आएगा और x जो है वो बिलोंग करेगा A में, और x जो है R रिलेशन होगा A के साथ में। x कोई ऐसा अवयव होगा जिसका A के अवयव यानी A के इक्विवेलेंस जो रिलेशन निकाल रहे हैं उसके साथ में रिलेशन होना आवश्यक है। इसी तरह से जैसे B का आपने निकाला है, B बिलोंग्स टू, अगर इक्विवेलेंस क्लास के बिलोंग कर रहा है तो A बिलोंग करना चाहिए इक्विवेलेंस क्लास B में।
इसी तरह से बी अगर इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग कर रहा है तो ये इसके भी बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग का साइन है ये। ओके, तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चलेंगे, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैं पिछले सालों के क्वेश्चंस भी इसमें साथ में कवर करने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले सालों में देखो जितने भी 10 सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो सारे मैं करवाऊंगा, चाहे मेरे को एक वीडियो बनाना पड़े चाहे 10 वीडियो बनाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो आप इस नोट्स को पहले अच्छे से तैयार कर लो। जो नोट्स आज हमने करवा दिए हैं, इन नोट्स को आप अच्छे से मेंटेन कर लो, अपनी नोटबुक में बना लो, और फिर हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, हम जो लेक्चर 2 आएगा इसका, लेक्चर 2, 3 जितने भी बनेंगे बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। उसमें जो पिछले सालों के 10 सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे कवर करेंगे हम, जो मेनली एग्जामों में आए हुए हैं, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद में आईआईटी जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कवर करेंगे, एनडीए में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। तो ये सारे के सारे कवर करेंगे, ये मेरा पूरा पर्पस इसमें रहने वाला है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक्स टू यू ऑल, लव यू ऑल।